Hey friends, this is Kumar Amit and you are watching M Talk Education channel. And dear friends, today we will study about parts of cell and their functions. Friends, we have already discussed about cell. We have already discussed about introduction of biology. In introduction of biology, we have discussed what is biology, how many kinds of biology. फ्रेंड्स, हम लोग देख चुके हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी में, उसमें थोड़ा सा और हम बता देते हैं, बैक से लेते हैं बायोलॉजी क्या होता है. ठीक है, तो फ्रेंड्स, इस प्रकृति में जितने भी जीव जंतु हैं जिनका हम अध्ययन करते हैं और जिनमें जान है, ठीक है, वो सभी के सभी क्या हैं, जीव जंतु बायोलॉजी के अंतर्गत पढ़े जाते हैं, यानी उसका अध्ययन किया जाता है. यानी साइंस का, प्राकृतिक विज्ञान का वह हिस्सा जिसमें हम एनिमल और प्लांट के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं बायोलॉजी. ठीक है, बायोलॉजी के दो हिस्सा थे, एक थे जूलॉजी, ठीक है, जीव विज्ञान, और एक थे बोटनी, ठीक है, वनस्पति विज्ञान. तो फ्रेंड्स, जूलॉजी में हम लोगों ने देखा कि एनिमल्स के बारे में अध्ययन किया जाता है. ठीक है, जितने भी एनिमल्स इस धरती पर हैं, चाहे तुम डॉग ले लो, एलिफेंट ले लो, कैट ले लो, एंट ले लो, यानी जितने भी जीव इस दुनिया में हैं उस सभी के सभी जीव किसके अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं, तो जूलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं. ठीक है, उनके बॉडी के पार्ट्स में का अध्ययन हम लोग करते हैं, उनके बॉडी के स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं, इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरह से कि कैसे कैसे वो बने हुए हैं. ठीक है, उसके बाद से हम लोगों ने देखा बोटनी के बारे में. तो फ्रेंड्स, बोटनी के बारे में हम लोगों ने देखा कि जितने भी यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स हैं, चाहे वो प्लांट्स बहुत छोटे ही क्यों ना हो, चाहे वो प्लांट्स बड़े ही क्यों ना हो, उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया. अब प्लांट्स के बॉडी का इंटरनल पार्ट्स के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, एक्सटर्नल पार्ट्स के बारे में अध्ययन करते हैं. ठीक है, वो किस तरह के सेल से मिलकर के बना हुआ है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं. जो पौधा होता है उसका जड़ का सेल किस तरह का है, उसके तना का सेल, स्टेम का सेल किस तरह का है, उसके जो टहनी है उसका सेल किस तरह का है. तो इन सारी चीजों का अध्ययन जिस भी चीज में हम लोग करते हैं, और जो पौधा है उसका जो फूल है, फ्लावर है, उस फ्लावर का बनावट कैसा है, किस तरह का उसका बनावट है, इन सारी चीजों के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं उसको हम कहते हैं बोटनी. फ्रेंड्स, आज हम लोग देखते हैं पार्ट्स ऑफ सेल एंड देयर फंक्शंस. तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला, अ टिपिकल सेल कंसिस्ट ऑफ सेल वॉल एंड प्रोटोप्लाज्म. एक जो टिपिकल सेल है, टिपिकल सेल का मतलब पूर्ण रूप से जो विकसित सेल है उसमें सेल वॉल होता है. क्या होता है? सेल वॉल होता है. फ्रेंड्स, एक चीज हम देखेंगे, ये जो सेल वॉल है और प्रोटोप्लाज्म है, ये एक विकसित सेल में होता ही होता है. ठीक है, क्योंकि विदाउट सेल वॉल एंड विदाउट प्रोटोप्लाज्म वी कांट इमेजिन अ डेवलप्ड सेल. एक विकसित सेल की कल्पना हम बिना सेल वॉल के और प्रोटोप्लाज्म के नहीं कर सकते हैं. ठीक है, अब देखिए प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल. आखिर ये प्रोटोप्लाज्म होता क्या है? तो प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग फ्लूइड मैटर प्रेजेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. फ्रेंड्स, दो चीज है, एक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखिए यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और यहाँ सेल वॉल. ठीक है, तो सेल का जो ऊपरी दीवार होता है वो होता है सेल वॉल. ठीक है, और उसके जस्ट अंदर वाला हिस्सा जो है वो प्रोटोप्लाज्म एक तरह का फ्लूइड है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर रहता है. फ्रेंड्स, जैसे हम यहाँ दिखा देते हैं, ये मान लीजिए कि सेल है, इसका जो सबसे ऊपरी परत जो है, इसका जो सबसे ऊपरी परत है, ठीक है, ये सेल हो गया. इसका सबसे ऊपरी परत जो है इसको हम कहेंगे सेल वॉल. ये सेल वॉल है. ठीक है, इसके जस्ट नीचे वाले परत पर हमें मिलेगा क्या चीज? तो मिलेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है. ठीक है, और इसी के अंदर फ्लूइड जो रहता है, जो एक तरह का द्रव है वो, लेकिन वो कैसा द्रव है? तो वो लिविंग फ्लूइड है. ठीक है, लिविंग फ्लूइड है. तो फ्रेंड्स, प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल यानी सेल का
प्रोटोप्लाज्म। सेल का क्या? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म याद रखिए एक फ्लूइड है। क्या है? एक फ्लूइड है, एक तरह का द्रव है, लेकिन वो जो द्रव है वो काफी गाढ़ा टाइप का द्रव है, और इसी द्रव के चलते यही वो लिविंग फ्लूइड है जिसके चलते सेल के जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, उसके बॉडी हैं, वो उसमें एक्टिव रहते हैं और काम करते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए ये जो प्रोटोप्लाज्म है वो रहता कहां है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। कहां रहता है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, यानी इस मेम्ब्रेन के अंदर में रहता है, और अंदर में ही सारे बॉडी पार्ट्स हैं। अंदर में ही क्या है? सारे बॉडी पार्ट्स हैं। बॉडी पार्ट्स में आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, आपका आपका क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के बाद मान लीजिए कि आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, गोल्जी बॉडीज है, लाइसोसोम है, ये जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं ये सारे के सारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। दिज ऑल आर एग्जिस्ट अंडर और इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये फ्लूइड जो है और सारे ऑर्गेनेल्स जो है इसी फ्लूइड में रहते हैं, और ये जो फ्लूइड है वो कहां रहता है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज है वो क्या है कि देखिए प्रोटोप्लाज्म, उसके बाद से द फ्लूइड प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अब यहां देख लेते हैं एक चीज, यहां पे न्यूक्लियस है, ठीक है, और न्यूक्लियस का ये बाहरी जो परत है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये क्या है? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अब बोल रहा है कि इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर जो फ्लूइड है, ठीक है, देखिए इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जो बाहर फ्लूइड है, यानी जो बाहर द्रव है वो क्या है? तो उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। देखिए ये जो बाहर वाला द्रव है, ठीक है, एक मिनट, हाँ देखिए ये जो न्यूक्लियस है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जो बाहर वाला ये जो द्रव भरा हुआ है, इसमें दो तरह का द्रव भरा हुआ है। देखिए एक न्यूक्लियस के बाहर द्रव भरा हुआ है और एक न्यूक्लियस के अंदर द्रव भरा हुआ है। तो देखिए इस बाहर वाले द्रव को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, देखिए ये बाहर वाले द्रव को हम कहेंगे साइटोप्लाज्म, और ये न्यूक्लियस के अंदर वाले द्रव को हम क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म हम इसको कहेंगे। ठीक है, तो देखिए अब ड्यूटोप्लाज्म इज द नॉन लिविंग मैटर ऑफ द सेल। सेल के अंदर कुछ ऐसे मैटर्स हैं जो नॉन लिविंग हैं, तो सेल के अंदर वैसे मैटर्स जो नॉन लिविंग हैं उसको हम कहते हैं ड्यूटोप्लाज्म। देखिए उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे ड्यूटोप्लाज्म। तो कभी कभी पूछ देता है कि सेल के अंदर वो कौन सा मैटर है जो नॉन लिविंग होता है, उसका नाम बताइए, तो वो क्या है? ड्यूटोप्लाज्म है। ठीक है, ड्यूटोप्लाज्म। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब देखिए देखते हैं सेल वॉल। तो देखिए सेल वॉल क्या होता है, अभी हमने बताए हैं, ठीक है, अभी हम बता चुके हैं कि सेल का जो सबसे बाहरी लेयर जो होता है वो सेल वॉल होता है। बाहरी लेयर, सेल का सबसे बाहरी लेयर, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल इज कॉल्ड सेल वॉल। सेल का आउटर मोस्ट लेयर जो है, सबसे बाहरी जो लेयर है, उसको हम सेल वॉल कहते हैं। एंड व्हाट इज एन इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ सेल वॉल? सेल वॉल का इंपॉर्टेंट जो वर्क है वो क्या है, तो देखते हैं। देखिए इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल। अब देखिए देयर इज डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। जो सेल वॉल होता है वो प्लांट सेल में ही पाया जाएगा, एनिमल सेल में नहीं पाया जाएगा। याद रखिए सेल वॉल हमेशा प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। तो देखिए इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में देखने को मिलेगा, बैक्टीरिया में देखने को मिलेगा, फंगी में देखने को मिलेगा, एल्गी में देखने को मिलेगा, और कुछ और भी ऐसे चीजें हैं जिसमें देखने को मिलेगा, जैसे कि आर्किया। ठीक है, इट इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। ये सेल वॉल किस चीज का बना होता है? तो ये सेलुलोज का बना होता है। फ्रेंड्स देखिए ये किस चीज का बना होता है? तो सेलुलोज का बना होता है। और सेलुलोज कहां पाया जाता है? तो पौधों में पाया जाता है, पौधे की छाल में पाया जाता है। ठीक है, इन प्लांट्स एंड, और काइटिन का बना होता है। ये सेल वॉल काइटिन का बना होता है, किसमें? फंगी में।
फंगी का अगर ऊपरी लेयर हम देखेंगे सेल वॉल, तो वो बना रहेगा काइटिन का, और पौधों में बना रहेगा सेलुलोज का। ठीक है, सेलुलोज का। नेक्स्ट देखते हैं हम, इट इज नॉन लिविंग। इट इज नॉन लिविंग, ये जो होता है ये नॉन लिविंग है। ये सेल वॉल जो है ये नॉन लिविंग है, क्योंकि हम पौधे का जो सबसे ऊपरी परत जो होता है उसको जब हम कुल्हाड़ी या किसी चीज से काटते हैं तो वो वाला जो हिस्सा होता है वो नॉन लिविंग होता है, वही है सेल वॉल। ठीक है, अब देखिए, its main function is to provide shape and rigidity to the cell। अब देखिए इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या है कि यह पेड़ को या पौधा को एक शेप देता है। ठीक है, एक शेप देता है और एक रिजिडिटी देता है, यानी उसको काफी मजबूती के साथ चारों तरफ से उसको बांध करके रखता है। जैसे देखिए, अगर कोई पौधा उग रहा है, अगर सेल वॉल उस पौधे में नहीं हो तो उसका कोई शेप ही नहीं रह जाएगा, यानी वो सीधा सीधा नहीं जाएगा, उसका जो तना है वो अच्छा शेप में ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, शुरुआत से ही उसकी टहनी इधर उधर बिखर जाएगी। ठीक है, तो इसका काम क्या है कि एक शेप प्रदान करना। क्या प्रदान करना? शेप प्रदान करना और एक स्थिरता प्रदान करना, और रिजिडिटी का मतलब होता है कि काफी मजबूती के साथ उसको चारों तरफ से बांध करके रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? तो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने देखा है कि सेल वॉल के अंदर का जो हिस्सा है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो देखिए, द सेल इज द एनक्लोज्ड बाय अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा। देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा लेमा के भी नाम से जानते हैं, और ये क्या है? ये एनक्लोज्ड बाय अ थिन मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक थीन यानी एक पतली तरह की झिल्ली है। यह क्या है? एक पतली तरह की झिल्ली होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। फ्रेंड्स, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, अगर मान लीजिए कि यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, यहाँ न्यूक्लियस हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, लाइसोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये जितनी भी चीज हैं, अगर इनको एक क्या नहीं मिले, एक झिल्ली नहीं मिले, एक मेम्ब्रेन नहीं मिले, तो ये बिखर जाएंगे। ठीक है, और इन्हीं को सबको एक अस्थायित्व देने के लिए इसमें साइटोप्लाज्म है। ठीक है, और सारे सेल्स ऑर्गेनेल्स हैं, और इनको अस्थायित्व देने के लिए एक तरह की झिल्ली की या इस तरह के बैग कहिए, उसको बैग की जरूरत पड़ती है। वही जो बैग है, इसी को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा लेमा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। ये जो हम देख रहे हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है प्रोटीन का। किस चीज का बना होता है? तो ये प्रोटीन का बना होता है और फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स का बना होता है। ठीक है, ये प्रोटीन और दूसरा फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, ये दोनों मिल करके ये बनाता है सेल का ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला हिस्सा को। ठीक है, दो चीज, क्या क्या चीज? तो एक प्रोटीन्स और दूसरा फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल जब मिलते हैं तब जाकर के निर्माण होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। नेक्स्ट है कि इट इज इलास्टिक, लिविंग एंड सेलेक्टिवली परमिएबल। अब देखिए, ये इलास्टिक है, ये फैलता भी है, सिकुड़ता भी है। ठीक है, यानी इसमें लचीलापन है, फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, इसमें क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी है, ये सिकुड़ भी सकता है, फैल भी सकता है। दूसरा चीज है कि ये सेलेक्टिव परमिएबल है। ये क्या है? सेलेक्टिव परमिएबल है, और ये जीवित है। ये क्या है? ये जीवित है और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। कहने का मतलब है कि सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि वो अपने से उसी वस्तु को या उसी फ्लूइड को या उसी मटेरियल्स को आने देगा जो उसके लिए सुटेबल है। ठीक है, अगर वह उस वस्तु को सुटेबल नहीं मानता है तो वह अपने में से हो करके उसको नहीं आने देगा। ठीक है, तो जैसे देखिए, मान लीजिए कि कहीं से हमको लेना है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन लेना है, तो ये देखेगा, ये क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखेगा कि ऑक्सीजन हमारे लिए सुटेबल है कि नहीं। अगर सुटेबल है तो ही उसको आने देगा, अगर सुटेबल नहीं है तो वो अंदर इसको नहीं आने देगा। वो मटेरियल को सिलेक्ट करता है पहले, और उसके बाद से उसको क्या देता है? उसको एंट्री देता है। ठीक है, तो ये चीज हो गया यहां पर। अब देखिए, नेक्स्ट जो चीजें हैं उसको देखते हैं। एक चीज और इसमें है कि ये पासेस फॉर द वेरियस सब्सटेंस।
यही वह लेयर है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द लेयर बाय विच एनी सब्सटेंस कैन एंटर इनसाइड द सेल। ठीक है, यानी सेल के अंदर कोई भी मटेरियल एंटर करेगा तो उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हो करके ही गुजरना पड़ेगा। यानी यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेल के इंटरनल हिस्सा का एक दीवार है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, तो फ्रेंड्स सेल के अंदर एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स ऑर्गेनेल्स होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवर्ड किसने किया, तो आर अल्टमैन ने किया। आर अल्टमैन साहब ने बताया कि सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया नाम का सेल ऑर्गेनेल्स रहता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और 1880 में यह काम अल्टमैन साहब ने किया। इसके बाद से इस टर्म को सबसे पहले किसने उछाला, यानी इस टर्म को दिया सबसे पहले किसने, तो दिया कार्ल बेंडा ने। कार्ल बेंडा ने कहा था कि सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया नाम का कोई चीज है जो कि सेल के रेगुलेशन में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, जैसे कि वह बने हुए खाना को स्टोर करने में काफी मदद करता है। ठीक है, तो इस तरह के। अब देखिए यहां पे इट इज बाउंडेड बाई अ डबल मेम्ब्रेन। जो ये क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये डबल मेम्ब्रेन का बना होता है, डबल मेम्ब्रेन का बना होता है। और द इनर मेम्ब्रेन हैज मेनी फोल्ड्स। अंदर वाला जो इसका हिस्सा है, अंदर वाला जो हिस्सा है वो काफी फोल्ड में बटा हुआ है, इसी को क्रिस्टी कहा जाता है। ठीक है, ये इसको क्या कहा जाता है, क्रिस्टी कहा जाता है। और फ्लूइड कॉल्ड, इसके अंदर जो फ्लूइड है यानी जो द्रव है उसको मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, और ये प्रेजेंट कहां पे होता है, तो इंटीरियर हिस्सा में प्रेजेंट होता है। विच कंटेन्स, इंटीरियर जो इसका अंदर वाला जो हिस्सा है उसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। बहुत सारे क्या होते हैं, तो बहुत सारे एंजाइम्स हैं और को एंजाइम्स भी हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा बॉडी जो है वो बहुत ही लाखों तरह के एंजाइम्स को क्रिएट करता है, जिसमें से माइटोकॉन्ड्रिया भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स है, जिसके माध्यम से बहुत सारे एंजाइम्स और को एंजाइम्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, जिसके माध्यम से हमारे शरीर के विभिन्न काम को संपादित करने में मदद मिलती है। ठीक है, तो देखिए इसके बाद से है कि इट इज अ सेमी ऑटोनोमस कैन फॉर्म इट्स ओन कॉपीज। अब दूसरी बात यह है कि ये एक ऐसा ऑटोनोमस बॉडी है सेल का, सेल के अंदर का ऑटोनोमस बॉडी है जिसको अपने तरह की कॉपी यानी अपने ही तरह के माइटोकॉन्ड्रिया तैयार करने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। वो अपने ही बॉडी से सेम अपने ही जैसा उसका टू कॉपी क्या करता है, इमेजिन कर, यानी टू कॉपी उसका बना लेता है, क्रिएट कर लेता है। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है ऑटोनोमस। ठीक है, अब देखिए ऑर्गेनेल्स एंड इज कॉल्ड, अब वही जो है जिसको हम लोग कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, यानी इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। फ्रेंड्स, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो भी एनर्जी है वो एटीपी के रूप में, ठीक है, एटीपी के रूप में, एडिनोट्राइसिन फास्फेट के रूप में, यानी एटीपी के रूप में यहां पे स्टोर होता है। ठीक है, और बिकॉज देयर इज क्रिएशन ऑफ एनर्जी इज डन। ठीक है, यानी जो भी एनर्जी क्रिएट होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसको कहा जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी, ठीक है, वो जो एनर्जी है वो स्टोर होता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, बहुत सारे एग्जाम्स में आ भी चुका है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि मैं ये सारी चीजें आप लोगों को समझाने में सफल रहा हूं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए, यानी वीडियो को स्किप करके मत देखिए, वीडियो को पूरा देखिए। पूरा देखिएगा तो इससे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो अगर इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज share, like and subscribe, and have a nice day. Take care and bye bye.